के दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2010 का इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि भाई शेयर्स और डिबेंचर्स होते क्या हैं। देखिए, शेयर्स बेसिकली कंपनी का हिस्सा होता है। अगर आप शेयर्स परचेज करते हैं तो उसका मतलब क्या आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जो ग्रोथ होगी वो कंपनी की ग्रोथ से अटैच्ड हो जाएगी, यानी कि अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, अगर नहीं करती तो आपकी वेल्थ में इजाफा नहीं होगा, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड डिबेंचर्स जो होते हैं वो बेसिकली बॉन्ड्स की तरह होते हैं। जैसे अगर आप मैं प्राइस बॉन्ड्स की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बॉन्ड्स यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे एक फिक्स्ड आपको एक इंटरेस्ट या सूद की पेमेंट मिल रही होती है, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि अगर आप कोई बॉन्ड परचेज करते हो तो इसका मतलब कि आपने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप बॉन्ड खरीदते हो किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट से तो इसका मतलब कि आप गवर्नमेंट को पैसे लैंड कर रहे हो या किसी भी कंपनी को पैसे लैंड कर रहे हो, ठीक है। यानी कि पैसे उधार पे दे रहे हो। तो डिबेंचर्स में भी सेम यही सीन होता है। सिर्फ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो डिफरेंट होता है वो ये डिफरेंस जो होता है वो इसका होता है खाली कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। यानी कि अगर आप कल परसों कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है और आपके पास उस कंपनी का बॉन्ड पड़ा हुआ है या कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आप कंपनी जो अपना एसेट सेल करके आपको आपकी जो उधार ली हुई रकम जो है वो आपको वापस कर देगी, ठीक है। यानी कि उसके अगेंस्ट, उस बॉन्ड के अगेंस्ट कोई मॉर्गेज, प्लेज, कोलेट्रल या गिरवी कोई चीज़ रखी हुई होती है। जिससे ये होता है कि आप सेफ होते हो, ठीक है। आपको मतलब ये पूरा मतलब एतमाद होता है कि आपके पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है, आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन डिबेंचर्स में ये सीन नहीं होता। डिबेंचर्स थोड़े अनसिक्योर्ड होते हैं, थोड़े अनसिक्योर्ड नहीं बल्कि पूरे अनसिक्योर्ड होते हैं कि उसके अगेंस्ट मतलब कोई भी एसेट वगैरह नहीं, मॉर्गेज प्लेस्ड या कोलेट्रल या गिरवी नहीं रखा हुआ होता। तो यानी कि अगर आपके पास किसी कंपनी का डिबेंचर पड़ा हुआ है और कल परसों वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है तो उसका मतलब क्या का पैसा गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है बेसिकली। तो चलिए पढ़ते हैं। सुल्फिकार लिमिटेड एलटीडी का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड का मतलब होता है कि वो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो लिमिटेड हैं बाय देयर लायबिलिटीज़। यानी कि अगर कंपनी कल परसों कंपनी को कोई खसारा होता है तो ओनर्स जो है अपनी पर्सनल वेल्थ में से वो पैसा निकाल के उसका खसारा पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिमिटेड का मतलब बेसिकली ये होता है। लिखा हुआ है कि रजिस्टर विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख विच इज़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स रुपीज़ 10 ईच। यानी कि एक शेयर जो 10 रुपये का है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 1 लाख हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 10 लाख। तो इनकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी उन टोटल 1 लाख शेयर्स की वो 10 लाख हो जाएगी, क्योंकि एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये की है, ठीक है। लिखा है कि ईच ड्यूरिंग द ईयर 2009 फॉलोइंग द ट्रांजेक्शन वर कम्प्लीटेड। अब लिखा है कि कंपनी ने कुछ ट्रांजेक्शन्स की और उसके अगेंस्ट मतलब ट्रांजेक्शन्स पर कि हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई इशूड 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल और रुपीज़ 65,000। अब देखो पहले ये समझे इंग्लिश में लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है कि भाई हमने जो है वो 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए ताकि हम अपने बॉन्ड्स पेबल की सेटलमेंट कर सकें। यानी कि जब भी कंपनी की कोई उधार लेती है बॉन्ड्स के थ्रू तो वो क्रेडिट क्या करती है कि भाई बॉन्ड पेबल है। यानी कि ये बॉन्ड के पैसे जो उधार पे हम लोग जो पैसे ले रहे हैं, जो कैश आया है, जो कैश डेबिट होगा और बॉन्ड पेबल क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड पेबल है ये पेबल है, यानी कि लायबिलिटी ये आपने वापस करनी है। तो ये कंपनी के पास अक्सर ये ऐसा होता है कि कंपनी के पास कभी कैश नहीं होता तो वो क्या करती हैं कि वो एक ऑप्शन देती है बॉन्ड के अंदर कि आप उस बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। यानी कि आपको जो पेमेंट है, जो आपने उधार हमें कैश पे लिया था वो अब हम वापस आपको शेयर्स की सूरत में करेंगे, ठीक है। यानी कि उधार कैश में लिया हमने, कैश आया कि हमारे पास वापस चुकाने के लिए कैश नहीं है तो हम कैश की जगह पे कंपनी का उसको हिस्सेदार बना देंगे, शेयर्स दे देंगे, ठीक है। तो कंपनी ने सही किया कि उसने 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स दिए ताकि वो बॉन्ड्स पेबल की फुल सेटलमेंट कर सके, जो कि 65,000 रुपीज़ के थे, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्रीज किस तरीके से बनेगी, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि बॉन्ड्स पेबल तो पहले ख़त्म हो गए, ठीक है, क्योंकि अब पेबल हमने लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया है शेयर्स देकर। अच्छा, इसके यहाँ पे ये टूटा हुआ है तो लेट मी जस्ट गेट अ न्यू पेन, ठीक है। तो ये आ गई न्यू पेन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉन्ड्स पेबल को, ये काम नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही है, बॉन्ड्स पेबल को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, जो कि शो करेगा कि हमारी लायबिलिटी ख़त्म होती है। और ये कितने की लायबिलिटी खुली हुई थी आपके पास, ये आपके पास 65,000 की खुली हुई थी, ठीक है, जो इनकी फुल सेटलमेंट होगी, ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए, और यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए, और कितने इशू किए, 6000 शेयर्स इशू किए, राइट।
और एक शेयर की जो वैल्यू है या पार वैल्यू या फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये की है। तो इसका मतलब कि ये कितने हो गए 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 60,000 राइट। अच्छा अब ये क्या है कि अब देखो ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कि शेयर्स हमने कम दिए हैं, यानी कि कम रुपए के शेयर्स देके हमने ज़्यादा रुपए वाली लाइबिलिटी को सेटल कर दिया। इस तरीके से कंपनीज करती हैं क्योंकि शेयर्स की जो ओरिजिनल वर्थ होती है, क्योंकि क्या होता है कि एक शेयर की अपनी फेस वैल्यू या पार वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि उसके ऊपर लिखी हुई होती है। अब दूसरा क्या होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बल्कि ऑब्वियसली होता है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी शेयर्स की जो वर्थ है वो बढ़ेगी और इसी तरीके से शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि कंपनी जब भी कोई ऐसे शेयर्स देते हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, या वो क्योंकि कंपनी को जो पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है अपनी अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, तो वो क्या करती है कि वो एक प्रीमियम की एंट्री बनाती है, ठीक है। यानी कि अगर कंपनी ने वो शेयर्स जो है वो पार वैल्यू से उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा में अगर दिए तो उसका मतलब कि वो प्रीमियम पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और अगर कम में देता है तो ये डिस्काउंट पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब कि कंपनी ने कम रुपए वाले शेयर्स देके, यानी कि कम वैल्यू के शेयर्स देकर अपनी ज़्यादा वैल्यू वाली लाइबिलिटी सेटल कर ली, और ये शेयर्स जो है वो प्रीमियम पे थी, कंपनी ने इशू किया इसको, तो जिसकी वजह से कंपनी ने अभी प्रीमियम रिकॉर्ड किया, ठीक है। यानी कि उसको जो ऑफर किया जो शेयर्स वो उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा में किया था, ठीक है, 10 रुपये पे नहीं बल्कि उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा में किया। तो प्रीमियम जो क्या होगा, प्रीमियम जो है सिंपली इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम ऑन शेयर्स, कंपनी ने जो प्रीमियम कमाया है शेयर्स पे वो कितने का है 60,000 या 65,000 माइनस 60,000 दैट इज 5,000, ठीक है। 5,000 कंपनी ने एज अ प्रीमियम यहाँ पे चार्ज किया, ठीक है, बॉन्ड होल्डर से। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो शेयर्स है वो 10 रुपये के नहीं है बल्कि मार्केट वैल्यू में उनकी जो वर्थ ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हम 5,000 आपको कम पे करेंगे, ठीक है, वो हमारा एज अ प्रीमियम होगा। तो ये जो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। अच्छा अब दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। दूसरी एंट्री में क्या लिखा है, अच्छा ये जो अब क्या हो गया कि बॉन्ड्स पेबल यहाँ पे लाइबिलिटी की साइड पे खुले हुए थे, ये लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। बॉन्ड्स पेबल डेबिट साइड पे उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से क्रेडिट साइड पे खुले हुए थे, हमने उसको उठा के डेबिट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को निलिफाई कर लिया, यानी कि ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो बैलेंस आउट हो चुका है। अच्छा अब दूसरी एंट्री में क्या लिखा हुआ है, issued 1,500 ordinary shares to the promoters for services rendered by them, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो प्रमोटर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही चीज़ है, तो वो कुछ सर्विसेज वगैरह दे रहे होते हैं, जैसे अच्छे डिसीजंस लेना या मेहनत करना कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट उनको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं शेयर्स की सूरत में, जैसे कि अगर उनको और ज़्यादा शेयर्स मिलते जाते हैं तो उसका मतलब कि वो उनकी कंपनी है ये, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकली ऑनर हो जाते हैं। अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर्स मिलते हैं उस कंपनी के, तो वो टेक्निकली उस कंपनी का ऑनर हो जाता है, फिर उसको और वो दिल लगा के काम करता है उस कंपनी में, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनका दिल और ज़्यादा मजीद लगे, क्योंकि अगर वो काम करते हैं और कंपनी की अच्छी ग्रोथ होती है तो उसका मतलब कि उनकी खुद की उनकी पर्सनल वेल्थ में भी इजाफा होगा, क्योंकि वो शेयर्स उनके पास हैं, ठीक है। तो अच्छा इस एक्सपेंस को हम बेसिकली कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है, जिसमें हम प्रमोटर्स को शेयर्स के थ्रू या बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी, यानी कि बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त प्रमोटर्स को एज अ रिवॉर्ड देते वक्त जो भी हमें एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं उनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, और ये एक्सपेंसेस जो है शेयर्स की सूरत में कभी कभार अदा किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स को हमने ये जो इनका एक्सपेंस इनकर किया प्रमोटर्स के लिए, वो हमने शेयर्स के ऊपर किया, कैश के ऊपर नहीं किया, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखकर उस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, जो कि ये शो करेगा कि हमारा एक्सपेंस बढ़े और ये हमने एक्सपेंस को पूरा किया शेयर्स देकर, तो शेयर्स को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हमारे यहाँ से शेयर्स गए, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री पहले तो हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। अब ये कितने का हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमने इनके अगेंस्ट जो शेयर्स दिए वो कितने दिए थे 1,500। अब एक शेयर जो 10 रुपये का है तो ये कितने हो गए, ये आपके हो गए 1,500 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 15,000, ठीक है। सो 15,000 रुपीज़। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो भी 15,000 रुपीज़ का है, ठीक है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आपका बराबर होता है ऑलवेज, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इशूड 4,500 5-year डिबेंचर्स ऑफ 100 एट ₹98 ईच, ठीक है। अब देखो डिबेंचर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, लेकिन थोड़ा आप डिटेल में आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, इनकी एक मैच्योरिटी होती है, इनकी टेन्योर होता है एक, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज अगर आप एक डिबेंचर खरीदते हो तो वो 5 साल का लेट्स सपोज उसका टेन्योर है,
तो उसका मतलब कि 5 साल के बाद आपको आपके पैसे जितने रुपए का आपने खरीदा था वो डिबेंचर उतने रुपए आपको वापस में दे देगी कंपनी, ठीक है। आपसे वो बॉन्ड लेगी या डिबेंचर ले लेगी और आपको आपके उधार के पैसे वापस कर देगी, वो अपना उधार ही ख़त्म कर देगी वो, ठीक है। लेकिन इस पूरे टेन्योर में कंपनी आपको, क्योंकि आपने उसको दिया है पैसा लैंड किया, तो आपको भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए। तो कंपनी आपको क्या कहती है कि हम आपको एक कूपन रेट देते हैं, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है। तो नॉर्मली कंपनीज उनको कूपन रेट बोलती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि 5%, तो ये क्या, ये कूपन रेट है, यानी कि 5% जितने का भी डिबेंचर होगा उसको 5% आपको हर साल मिलेगा, ठीक है। और आपको एट दी एंड आपकी पेमेंट भी पूरी मिल जाएगी। अब इसमें सीन ये होता है कि कंपनी डिबेंचर्स कभी कभार डिबेंचर बेसिकली उसकी जो पार वैल्यू होती है वो 100 रुपये की होती है। तो कभी कभार वो जो है डिबेंचर कंपनी उसकी डिस्काउंट में इशू करती है, यानी कि उसकी पार वैल्यू से कम में आपको देती है। जैसे अगर कंपनी ने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी ने 98 रुपीज़ का आपको दिया, ठीक है, यानी कि 100 रुपये का था, कंपनी ने आपको 2 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट दिए और आपको कहा कि भाई आपको जो है हम 4000 डिबेंचर्स देते हैं लेकिन 98 रुपीज़ पे देंगे। लेकिन जब आप कंपनी को वापस ये मतलब वापस करोगे ये डिबेंचर्स, तो कंपनी आपको 100 रुपये पूरे देगी, यानी कि हर डिबेंचर को आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होगा कंपनी को वापस कराने पर, और इसके अलावा आपको 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा उनके ऊपर, ठीक है। तो ये सीन होता है। कभी कभार कंपनी ये भी करती है कि कंपनी बोलती है कि हम आपको जब आप वापस करोगे तो हम आपको 95 रुपीज़ देंगे, लेकिन अब आप जो हमसे खरीदोगे ये डिबेंचर तो वो 100 रुपये में खरीदोगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस सिचुएशन में कंपनी जो है उसके ऊपर पैसा कमाती है। तो इस प्रॉफिट और लॉस को हम कहते हैं लॉस ऑन रिडम्पशन या प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, ठीक है। यानी कि जब लोगों ने आके कंपनी के पास अपना ये डिबेंचर रिडीम करवाया तो कंपनी को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ व्हाट द लॉस ऑन रिडम्पशन या प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन इज। इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि द लॉस ऑन मैच्योरिटी या प्रॉफिट ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि कंपनी के पास क्या है। कंपनी के पास ऑब्वियसली पैसा है, और पैसा कहाँ पे आता है, कंपनी के ऑलवेज बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। तो कंपनी के पास कितना पैसा है पहले हम ये देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने जो है वो 100 रुपये वाला डिबेंचर 98 रुपीज़ में दिया, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा है। तो कंपनी का सबसे पहले क्या होगा कि बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, कि बैंक के अकाउंट में पैसे आते हैं। कंपनी जो है ने जो है वो 4000 डिबेंचर्स दिए थे। एक डिबेंचर की जो वैल्यू, यानी कि एक डिबेंचर जो है वो 98 रुपीज़ का दिया, तो यानी कि एक डिबेंचर पे उसने 98 रुपीज़ कमाया। तो 4000 डिबेंचर्स पे कितना कमाए होंगे, 4000 मल्टीप्लाई बाई 98, दैट इज़, देख लेते हैं कैलकुलेटर में, इतनी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी, तो लेट्स सी इट ऑन द कैलकुलेटर। सो सिंपल जो है 4000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 98 रुपीज़ से, सो दैट इज़ कितने हो गए, 3,92,000, ठीक है। सो 3,92,000 कंपनी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ गए, ठीक है, 3,92,000। अब कंपनी को क्या होगा कि जब रिडम्पशन होगा तो कंपनी यहाँ पे क्या इनकर करेगी, लॉस इनकर करेगी। ऑब्वियसली कंपनी को 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है। अच्छा, रिडम्पशन पर डिबेंचर के ऊपर कितना लॉस होगा, 2 रुपये का, क्योंकि कंपनी ने ये जो है 98 रुपीज़ में दिया है लेकिन 100 रुपये में खरीदेगी, तो यानी कि 2 रुपये का यहाँ पे लॉस इनकर करेगी, ठीक है। 98, 99, 100, तो यहाँ पे क्या टोटल लॉस कितना होगा, 4000 दैट इज 8000। तो सो टोटल लॉस जो होगा कंपनी को वो 8000 का होगा, ठीक है। तो ये लॉस जो है यहाँ पे इनकर करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे डिबेंचर्स पेबल कितने के हैं, ठीक है, क्योंकि पेबल क्यों है, क्योंकि ये कंपनी वापस उधार है, ठीक है, कंपनी के ऊपर ये लाइबिलिटी है, तो उसके वैसे ही पेबल और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, डिबेंचर्स पेबल कितने, 4000 का, मतलब 4000 डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर 100 रुपये का था, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 4 लाख, ठीक है। सो 4 लाख यहाँ पे कंपनी के पास डिबेंचर्स पेबल हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये सिंपल एंट्री बन गई डिबेंचर्स की, एंट्री नंबर 3, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे 1, 2, 3 डाल देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। सो एंट्री नंबर 1 ये थी, एंट्री नंबर 2 ये थी, एंट्री नंबर 3 ये। अब आपके पास है एंट्री नंबर 4, लास्ट एंड फाइनल एंट्री, ठीक है। उसमें लिखा हुआ कि परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 1,50,000 एंड इश्यूड ऑर्डिनरी शेयर्स विच हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 12.5, ठीक है। सो 12.5 का एक जो है डिबेंचर था, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी थी। तो हम देखते हैं कि कंपनी के ने कितने डिबेंचर्स, सॉरी, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए या कितने ऑर्डिनरी शेयर्स दिए अगेंस्ट द परचेज ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग परचेज किया, उसके अगेंस्ट पेमेंट में कितने शेयर्स दिए, और एक शेयर जो ओबियसली कंपनी जो है वो 12.5 पे देगी, यानी कि 2.5 का यहाँ पे प्रीमियम होगा कंपनी का, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर जो है 10 रुपये का होता है। तो प्रीमियम पे सेल करिए, यानी कि उसकी पावरली से ऊपर पे दे रही है, तो उसका मतलब कि ये प्रीमियम पे होगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो सबसे पहले अच्छा मैं यहाँ बना लेते हैं, फिर थोड़ा एक एंट्री यहाँ बना लेंगे ऊपर, ठीक है, कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले कंपनी के पास क्या है, बिल्डिंग आई, क्योंकि कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी थी शेयर्स देकर, तो बिल्डिंग आई कंपनी के ऊपर,
कंपनी के पास। तो बिल्डिंग कितने की थी? बिल्डिंग थी आपकी ये 1,50,000 की, ठीक है। सो 1,50,000 की ये बिल्डिंग थी। अब अगर आप 1,50,000 को डिवाइड कर दो 12 से, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़े कंपनी को। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये करेंगे कि 1,50,000 ये आ गए, ठीक है। कितने? 1,50,000। इसको हमने डिवाइड कर दिया 12.5 से, ठीक है। तो ये कितना बता रही है? 12,000। कंपनी को जो 12,000 शेयर्स इशू करने पड़े और एक शेयर जो है 12.5 रुपीज़ का इशू करना पड़ा, तब जाके कंपनी ने ये बिल्डिंग अक्वायर की, ठीक है। तो 12,000 जो शेयर्स इशू किए थे पहले कंपनी ने, वो कितने रुपए के थे? मतलब उनकी पावर वैल्यू क्या थी? 10 रुपये थी, ठीक है। तो अच्छा, और प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम अलग रिकॉर्ड होगा, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। सो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो कितने हो गए ये? 1,20,000, ठीक है। सो ये आ गया 1,20,000। बाकी नीचे क्या रिकॉर्ड होगा? प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम कितना जो डिफरेंस है, या ये 1,200 शेयर्स थे, कंपनी ने एक शेयर पे जो है 2.5 रुपीज़ का प्रीमियम कमाया, क्योंकि 12 रुपये 12.5 रुपीज़ का कंपनी ने बेचा, जबकि 10 रुपये का था शेयर, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है? 2.5। तो 12,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो ये आपका आ जाएगा प्रीमियम, जो कि 30,000 रुपीज़ है, ठीक है, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये क्या आ गया? 30,000 यहाँ पे। तो ये दोनों बराबर हो गए। 1,50,000, 1,20,000 प्लस 30,000, दैट इज 1,50,000, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।